आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं के जयकारों से चारधाम में टूटा सन्नाटा। पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे 132 तीर्थयात्री। सावन में उत्तराखंड कांवड़ यात्रा पर रोक। देहरादून में कांवड़ियों को किया जाएगा क्वारंटीन। मदन कौशिक आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विद्यार्थियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी सौगात। विद्यार्थियों के लिए ई ग्रंथालय का शुभारंभ। 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़े। सरहद पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा। थल सेना अध्यक्ष भी दौरे में रहेंगे। साथ सैन्य तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 66 नए केस। सेना के 8 जवान भी हुए संक्रमित। खटीमा में उत्तराखंड लोक कलाकारों की मांग। ढोल वादन परिधानों में किया प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन भेजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। कोरोना पर भी कर सकते हैं बात। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें, आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। कोरोना को लेकर भी बातें हो सकती हैं। उत्तराखंड के निवासियों के लिए बुधवार से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बुधवार को पहले दिन 422 लोगों ने पास के लिए आवेदन किया है। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के वेबसाइट पर पहले दिन बद्रीनाथ धाम के लिए 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55 और यमुनोत्री धाम के लिए 48 लोगों ने पास के लिए आवेदन किया। बता दें, पहले दिन दर्शन के लिए 132 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। वॉल्टीमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 है, जिसमें से 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले दिन 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। महज 9 दिन बाद यानी 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया और करीब 13,000 लोगों की मौत हो गई। 6 दिन बाद यानी 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया और करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई। हिंदी फिल्म 2 दिन चले अढ़ाई कोस की शूटिंग बेरीनाग के जाबुल काथल क्षेत्र में शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग से पूर्व शूटिंग स्थल पर पूजा अर्चना करी गई। फिल्म के डायरेक्टर निशांत भारद्वाज ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 30 दिनों तक यहां चलेगी। फिल्म पहाड़ की संस्कृति से लेकर पहाड़ की समस्याओं को किस तरीके से बड़ा बनाया जाता है, कॉमेडी के माध्यम से यहाँ पर राजनीति किस तरीके से होती है, पहाड़ की संस्कृति को फिल्म में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। शूटिंग बेरीनाग, चौकोड़ी, मुंशियारी, राजस्थान, मुंबई सहित आधे स्थानों पर की जाएगी। मुंबई, राजस्थान, दिल्ली सहित आदि क्षेत्रों में 30 से अधिक विभिन्न कलाकारों के फिल्म की शूटिंग में रहेंगे। डायरेक्टर निशांत भारद्वाज ने बताया कि शूटिंग के दौरान सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
देख के लिखी गई। आशा ये था कि कुमायूं रीजन के कल्चर को इंटरनेशनली कैसे लेके जाया जा सके। तो आप सबका सहयोग है कि आज हम यहाँ इतनी विकट परिस्थितियों में इवन देहरादून गवर्नमेंट KS चौहान, मिस्टर भट्ट, सुरेश भट्ट, CM के जो सेक्रेटरी हैं रमेश भट्ट, हमारी गवर्नर साहिबा, इन सब ने बहुत भरसक प्रयास किया। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया और उनकी दीर्घायु की कामना करी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में केक काटकर मनाया गया, जहां पार्टी के युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना करी। साथ ही साथ 20 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और राशन वितरण किया गया और पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन और बाजपुर मेरे पार्टी ऑफिस में मनाया गया है साथियों के साथ। इसमें अभी हम लोगों ने केक काट जन्मदिन मनाया है, लेकिन अभी हम लोग घर से निकलेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए आर्थिक रूप से हम लगभग 20 लोगों की आज चिन्हित करके मदद करेंगे। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही आम आदमी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक दिनेश मोनिया काशीपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारियों अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात की गई है। रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन, जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, वहीं शासन की गलत नीतियों के कारण यह उद्यान हमेशा सही किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है। यह निदेशालय होने के बावजूद कोई उच्च अधिकारी यहां बैठने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, अप्रैल 2004 में उद्यान विभाग के औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र के कुमाऊं एवं गढ़वाल में स्थित 11 केंद्रों को पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया था, जबकि उसके बाद अप्रैल 2016 में कुछ विभागों को उद्यान विभाग में वापस ले लिया गया था। फिर उद्यान विभाग को कृषि विभाग में विलय करने की कवायद चली, जिसकी अभी प्रक्रिया चल रही है और अब उसी उद्यान विभाग में स्थित माली प्रशिक्षण केंद्र को किसी रसूखदार निजी संस्था को देने की तैयारी की जा रही है। सन 1960 से चल रहे इस प्रशिक्षण केंद्र में हर साल गढ़वाल और कुमाऊं के मिलाकर 60 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर कुछ लोग अपना उद्यान स्थापित करते हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्वियाल ने सतपुली एवं खैरासैंड के राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत नया नदी के तट का निरीक्षण किया है। इस मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्माण शैली में गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का आगाज कर दिया गया है। इस क्रम में पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट www.badrinath.kedarnath.governmentin से 422 लोगों ने पास बुक करवाए, जिसमें से बद्रीनाथ धाम के लिए 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55, यमुनोत्री धाम हेतु 48 लोगों ने पास बुक करवाया। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन
रविन्द्रनाथ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मंदिर में मूर्तियों को छूना, प्रसाद वितरण पर रोक है तथा घंटियों को कपड़े से ढका गया है। देवस्थानम बोर्ड के यात्रा मार्ग सहित श्री बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्तकाशी तथा सोनप्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जा चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जोड़े गए हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, विद्यार्थियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी सौगात। विद्यार्थी के लिए ई ग्रंथालय का शुभारंभ। 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़े। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर। छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में होगी काफी सुगमता। ई ग्रंथालय से 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध। सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में मिलेगी सरलता। करीब 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें जुड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध। परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा अच्छा आधार। कृषि और बागवानी पर डॉक्यूमेंट्री भी होगी उपलब्ध। तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। आधुनिक तकनीक से आपसी दूरियां होगी कम। विद्यार्थियों को समग्र जानकारियां उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान बद्रीनाथ मंदिर परिषद, तप्तकुंड, लामबागड़ स्लाइड जोन, लामबागड़ एंट्री पॉइंट और नगर पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामबागड़ में बने एंट्री पॉइंट का निरीक्षण किया। यहां तैनात कर्मचारियों को यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर कर पूरी तरह सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए। रामबागड़ का ट्रीटमेंट कार्य क्योंकि चल रहा है काफ़ी दिन से, तो हमारी नीचे वाली रोड लगभग कंप्लीट है, उसका अप्रोच अभी बनना शेष है। तो आज हमने उसका भी निरीक्षण किया है, तो अगले 15-20 दिन में वो अप्रोच सुचारू हो जाएगा। के दर्शन आज से उत्तराखंड वासियों के लिए सुलभ हो गए हैं। मुख्यतः मचान के पास से दर्शन बहुत दूर हो रहे थे और कुछ लोगों का निवेदन था भगवान को करीब से देख पाएँ। जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब को बताया है कि ये कोई व्यक्ति उसके लिए इंटरेस्टेड है तो उनको बता दिया जा रहा है, तो उसको कल से शुरू कल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने यात्रा का आंशिक रूप से स्वागत करते हुए कहा, पर्यटन हमारी आर्थिक का मेरुदंड है, इससे आर्थिकी की शुरुआत होगी। साथ ही साथ सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि ये ढांचा तैयार किया जाए और देश भर के लोगों के लिए पर्यटन को खोल दिया जाए। कांवड़ यात्रा पर भी सरकार निर्णय ले और कुंभ की तैयारियां तेज कर दे। चारधाम यात्रा प्रारंभ करने के आंशिक रूप से इसे ही फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं सरकार जो है सेलेक्टिव तरीके से देश भर के लोगों को बुलाए, चाहे लॉटरी सिस्टम से बुलाए, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है प्रारंभ हो सके। हमारे
मेरुदंड है पर्यटन जो है, पर्यटन की भी पॉलिसी अनाउंस करे और उधर कांवड़ यात्रा को भी स्केलेटन की ढांचागत तरीके से ही सही उसको भी प्रारंभ करें और कुंभ की तैयारी। महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा बैलगाड़ी पर बैठक किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। टिप्पणी करते हुए कहा कि हरीश रावत के पास कोई काम नहीं है तो अपने अस्तित्व को बचाने और मीडिया में बने रहने के उद्देश्य से ये ड्रामा कर रहे हैं। साथ ही साथ भगत ने हरीश रावत को सलाह देते हुए कहा कि हरीश रावत को राजस्थान में भी बैलगाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के दाम वहीं पर है और सरकार भी कांग्रेस की है। भी कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास और है क्या इसके अलावा करने को। लेकिन एक राय मैं उनको देना चाहता हूं, जो बैलगाड़ी वो उत्तराखंड में चला रहे हैं, एक बार राजस्थान में भी चला लें। राजस्थान में पूरे देश से सबसे महंगा तेल है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, तो एक बार वहां चला के देखे ना वो बैलगाड़ी को, तब समझ में आता है। खाली यहाँ पर असल में क्या है, कांग्रेस के अंदर द्वंद है, प्रीतम सिंह जी आगे या हरीश रावत जी आगे, तो वो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कैसे हम हाईलाइट हों, कोई न कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अखबार में सुर्खियों में आ सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रोडवेज बसों व अन्य वाहनों में कोविड-19 के दौरान 2 गुना किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार व उत्तराखंड परिवहन निगम का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार व परिवहन निगम की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया था कि कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के मुताबिक 50% यात्रियों को बैठाया जा रहा है, इस वजह से किराया बढ़ा दिया गया है। बाद में ये किराया अपनी पुरानी दरों में आ जाएगा। मामले के अनुसार उमेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी में बसों का किराया 2 गुना कर दिया है, जिसके कारण गरीब व आम लोगों को सफर करना मुश्किल हो गया है। इसे बढ़े हुए किराए पर रोक लगाई जाए, जिससे यात्रियों को अपने जाने में असुविधा उत्पन्न न हो पाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित बाढ़ गंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि वहां पर जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट ने सरकार द्वारा रखे गए तथ्यों को संज्ञान लेते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे की पीठ में हुई। व्यक्ति के द्वारा अवैध खनन किया गया और उसमें आवश्यक कार्यवाही गतिमान है, तो सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई को देखते हुए फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिवीजन बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस आर.सी. खुलबे की थी, उनके द्वारा साथ में याचिकाकर्ता को यह भी लिबर्टी दी है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई अवैध खनन की कोई पाई जाती है या सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती इस संबंध में, तो याचिकाकर्ता दोबारा एक फ्रेश रिट पिटीशन से इस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को रोलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। आज मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत करवाया है कि राज्य सरकार ने एक्ट को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ बनाया, मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। देहरादून एनजीओ ने याचिका दायर कर कहा है कि चारधाम यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम बनाकर चारधाम व अन्य मंदिरों का प्रबंधन किया है, जिससे कहीं भी हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पूरी तरीके से निराधार है। चल रही है और आज भी स्टेट ने अपने एक्ट को डिफेंड किया है, प्राइमरीली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 दे हैव डिफेंडेड इट।
और स्टेट ने कोर्ट के सामने ये भी रखा है कि ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है जो आपके सामने पिटीशन लेके आया है, तो लिहाजा पिटीशन खारिज होनी चाहिए। और एक्ट बिल्कुल ठीक बनाया है स्टेट ने। और वहाँ पे स्टेट ने स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने ये रखा है कि वहाँ एक रजिस्टर बनाया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीमांत खटीमा में शहर के बीचों बीच बनने वाला खखरा और ईचा नाले की सफाई की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच के लोगों ने उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट को ज्ञापन मांग कर पत्र सौंपा है। संगठन का कहना था कि हर वर्ष बरसात से पहले नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई कराई जाती थी, लेकिन इस बार सफाई न होने से खटीमा व विभिन्न क्षेत्रों में जलमग्न होकर बाढ़ की स्थिति पैदा होने की आशंका है। इस बाढ़ से दर्जनों शहर के इलाके बाढ़ से प्रभावित होंगे। मांग पत्र में उत्तराखंड एकता मंच ने एक सप्ताह में बंद पड़े नालों और चौक हो चुकी नालियों व खखरा ईचा नाले की सफाई की मांग करी है। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। नगर पालिका जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है और जनता का विश्वास खटीमा नगर पालिका से उठ चुका है और खटीमा में जल भराव की समस्या रहती है हर वर्ष बरसात के समय में। और इस बार भी किसी तरह की कोई सफाई नहीं हुई है, ना नालों की ना नालियों की, सब चौक पड़े हैं। नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है और निश्चित रूप से खटीमा जल भराव की चपेट में आएगा और खटीमा बाढ़ की चपेट में भी आएगा, खटीमा डूबेगा। शहीद के नाम पर 18 साल बाद भी ना तो स्मारक बना और ना ही डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। लच्छीवाला के क्षेत्रीय परिवार का मात्र 22 साल का सुधीर क्षेत्रीय वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिसके बाद डोईवाला के लच्छीवाला में रह रहे शहीद के परिवार से मुलाकात करने तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शासन प्रशासन के तमाम लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने गए थे।
और शहीद सुधीर की याद में स्मारक बनाने के साथ ही डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। लेकिन सुधीर की शहादत को आज 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन शहीद स्मारक या फिर किसी संस्था का नाम आज तक सुधीर क्षेत्रीय नाम से पर नहीं रखा गया, जिससे परिवार के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शहीद सुधीर क्षेत्री के भाई ने कहा है कि हमें शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं चाहिए और ना ही सहायता, बस सरकार हमारे भाई की शहादत को याद करते हुए क्षेत्र में शहीद द्वारा स्मारक बनवा दे या फिर किसी संस्था को सुधीर के नाम पर कर से, ताकि सुधीर क्षेत्री की शहादत को लोग याद करते रहें। वो 25 की नोट में था जम्मू कश्मीर में, और उसकी उम्र 22 साल की थी जो शहीद हुआ है भाई साहब। क्या चाहता किस प्रकार? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी लच्छीवाले के अंदर किसी जगह पे उसका एक नाम का एक चीज बनाया जाए, कोई द्वार बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, लच्छीवाले के अंदर बनाया जाए। तो सब मुख्यमंत्री सब तमाम लोग आए थे, सब ने ये कहा था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो शहीद के लिए कुछ ना कुछ हम शहीद के लिए करेंगे। डोईवाला तहसील में तहसीलदार का पद संभालने के बाद मीडिया से मुलाकात में रेखा आर्या ने कहा कि सबको न्याय के साथ आम जन की सेवा मेरा कर्तव्य है। डोईवाला क्षेत्र की जनता कभी भी मुझसे आकर मिल सकती है। मेरा फोन नंबर 24 घंटे सबके लिए खुला है। विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ सबका सहयोग से ही कार्य करूंगी। जो ये नया क्षेत्र दिया है, मैं पूरी अपनी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में जितनी भी मुझसे अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ जन सेवा हो सकेगी, मैं उनका पूरा अपने पूर्ण मनोयोग से जो है इसका पालन करूँगी। और आशा करती हूँ कि जिस तरह से मैंने ऋषिकेश में वहाँ की जन सामान्य का सहयोग प्राप्त किया था किसी भी प्रशासनिक कार्यों के लिए, जैसे अतिक्रमण हुआ। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के चलते देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया। अनलॉक 2 की घोषणा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीपीएल श्रेणी में आने वाले गरीबों को 5 माह तक फ्री राशन बांटे जाने की घोषणा की थी, जिससे गरीब भी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी राशन का लाभ मिल सकेगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट को 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल व 1 किलो दाल सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। मोदी द्वारा फ्री में 5 माह तक राशन बंटने जाने के फैसले का लोगों ने समर्थन किया है और सरकार का धन्यवाद जताया है। तो वहीं फ्री में राशन वितरित करने वाले राशन डीलरों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। गोदाम से लेकर राशन बांटने तक आने वाला खर्चा से डीलर परेशान हो चुके हैं। राशन डीलरों से सरकार से और भी ध्यान देने की अपील करी है। तो वहीं राशन वितरित करते समय बायोमेट्रिक न किए जाने की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी के चलते राशन लेने आ रहे लोगों का बायोमेट्रिक करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सरकार बायोमेट्रिक के बिना ही लोगों को राशन वितरित करने की अपील करी है। जुलाई से नवंबर तक 5 महीने का फ्री आएगा और ये आ कहते हैं एनएफएसए और अंत्योदय कार्ड वालों के लिए है। एपीएल के कार्ड धारकों के लिए अभी नहीं है। और इसमें प्रति यूनिट गेहूं या चावल जो है वो 5 किलो प्रति यूनिट मिलेगा और एक उस पे कार्ड पे 1 किलो चना है। जैसे पूर्व माहों में 3 माह का मिला है, वैसे ही ये जुलाई से नवंबर तक मिलेगा। द्वारा घोषणा की है, अच्छा कदम है, पब्लिक के हित में है। भाई 5 महीने तक और नवंबर तक ये फ्री राशन बंटेगा। लेकिन इसमें डीलरों को बहुत बड़ी समस्या है। एक तो फ्री बांटा 25-26 रुपए क्विंटल जो अपने घर तक डीलर दे रहे हैं, इस तरफ ना सरकार कोई ध्यान दे रही, ना हम वो कुछ सामान दे रही है इस करने का। और एक सबसे बड़ी बात, किराया भाड़ा नहीं मिल रहा, फ्री कर रहे हैं काम। एक हम आप पर तो आदेश हो रहे हैं कि भाई इसके जो बायोमेट्रिक द्वारा बांटे जा, भाई गुंठा लगाकर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन